नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज 4 राज्यों का और एक केंद्र शासित प्रदेश, इन सब का चुनाव परिणाम आ चुका है। करीब करीब ये तस्वीर अब साफ हो गई कि कहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है। और सबसे चौंकाने वाला जो फैसला आया है वो है पश्चिम बंगाल का, जहां पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने एक शानदार जीत हासिल की है। बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि ये बीजेपी की बड़ी हार है और वो बड़े बहुमत से जीती है। हालांकि खबर यह भी आई है कि नंदीग्राम से, जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ी थी अपने कभी विश्वस्त पात्र रहे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, वहां से वो चुनाव हार गई हैं। तो इस पर, नंदीग्राम की हार पर ममता बनर्जी ने कहा कि जनता का फैसला उन्हें स्वीकार होगा। नंदीग्राम के आधिकारिक नतीजे का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि शुभेंदु अधिकारी ने यहां से जीत हासिल की है। और आपको बताया कि ममता बनर्जी ने जो अपना भाषण दिया है जीतने के बाद, यानी राज्य में जो जीत हुई है पार्टी की, उसके बाद उस पर उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर हमले बोले हैं। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव आयोग में बदलाव के लिए संविधान पीठ के पास जाएंगी, यानी कोर्ट का जो दरवाजा है वो भी खटखटाएंगी। आइए सुन लेते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा है। And don't worry for Nandigram, forget one thing. For struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory. And BJP has lost the election. ये जो आज के परिणाम आए हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भास्कर चटर्जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही निर्मल पाठक एडिटर हैं पीटीआई भाषा के। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले भास्कर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तृणमूल कांग्रेस ने तो शानदार जीत पश्चिम बंगाल में हासिल की, लेकिन खुद ममता बनर्जी जिस तरह से हार गई नंदीग्राम से, इस पर क्या है, इसका किस तरह से विश्लेषण किया जाएगा? हालांकि कहने के लिए तो एकमात्र सीट ही है वो, क्योंकि उनकी पार्टी ने 200 से भी ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में जीती हैं, लेकिन इस सीट पर हार का, ममता बनर्जी की हार का क्या मतलब है? नहीं, पहले मैं ये कहना चाहते हैं, ममता बनर्जी लॉस्ट, शी डिफीटेड और नॉट, स्टिल एन एनिग्मा। अभी तक तो ये ईसीआई से कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं। खुद देयर इज नो क्लैरिफिकेशन फ्रॉम ईसी। पहले तो ईसी को खुल्लम खुल्ला बोलना चाहिए जो क्या है, उन्होंने डिफीटेड हो गए और शी ओन। उसके बाद तो वो क्या हुआ वो दिखा जाएंगे। ममता बनर्जी, इट्स वेरी पर्टिनेंट, उन्होंने ये बोला जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनका पूरा हक है। राइट, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दे कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट, नो प्रॉब्लम, नो इशू। बट आज जो लैंडस्लाइड विक्ट्री ममता जी को मिला, इसमें 2-4 पिक्यूलियर चीज है। फर्स्टली द वोट परसेंटेज, द डिफरेंस बिटवीन द मेन ऑपोजिशन एंड द इनकम्बेंट ममता गवर्नमेंट, ये वोट परसेंट 10% से ज्यादा है, which reflects in the seat. Second thing जो है, women vote percentage, definitely it will come after introspection. थर्ड जो चीज दिखाई जाते हैं वो नैरेटिव और परसेप्शन जो चल रही थे वोट का टाइम पे, वो पूरा गलत निकला। हर आदमी ये भूल गए जो परसेप्शन इज जस्ट परसेप्शन, इट्स नॉट रियलिटी। फोर्थ जो चीज है, इधर एटलीस्ट 148 टर्न कोट टीएमसी को भाजपा ने टिकट दिया, ऑलमोस्ट ऑल लॉस्ट, हार्डली 10% ऑफ देम जस्ट सर्वाइव। तीसरा बात है, मान लीजिए जोगी जी, द मोस्ट पावरफुल वन ऑफ द बीजेपी टॉप ब्रासेस, उन्होंने जिधर जिधर इलेक्शन का लिए स्पीच दिया, रैली किया, हर सीट भाजपा का डिफीट हो गए। फिफ्थ चीज जो है, इसका नेशनल पर्सपेक्टिव वो बहुत जरूरी है। ममता जी शुड गिव अ थैंक्स टू मोदी जी। ये पूरा नैरेटिव ऐसे हो गया जे पीएम वर्सेस सीएम, मोदी वर्सेस ममता, इट्स नॉट रियली। तो मोदी जी ने ये लिफ्ट ममता जी को दे दिया,
ममता जी, भास्कर जी, shoot आप जो give a नेशनल thanks to him. पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हेलो। निर्मल पाठक जी, हाँ आप मेरे साथ बने रहिएगा। भास्कर जी, आप जो नेशनल नैरेटिव की बात कर रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए निर्मल पाठक पीटीआई भाषा के संपादक है, हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल जी, आप सुन रहे होंगे भास्कर चटर्जी को, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, गुलदस्ता भेजना चाहिए कि उन्होंने इस लड़ाई को मोदी बनाम ममता बना करके ममता बनर्जी का स्ट्रेचर एकदम से नेशनल लीडर के तौर पर उठा दिया है। आप आने वाले वक्त में क्या देखते हैं, क्योंकि हम ये सब जानते हैं निर्मल जी की ममता बनर्जी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर आने की, छाने की, वो छुपी नहीं है। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि एक पैर से मैं बंगाल जीतूंगी, दोनों पैरों से दिल्ली जीतूंगी। उसी दौरान उन्होंने सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पत्र भी लिखा, एक तरह से विपक्षी एकता को बनाने की कोशिश भी की है। तो ये क्या आपको लगता है कि आज की जीत के बाद ममता बनर्जी का रास्ता दिल्ली आने का साफ होगा? क्या इतना आसान है ये रास्ता? देखिए, महत्वाकांक्षा होना एक अलग बात है, और जो उन्होंने जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं वो उन्होंने जो लिखा है वो चुनाव के बीच में जिस तरह के हालात बने थे, वहां एक बीजेपी के हाई वोल्टेज कैंपेन के बीच में उन्होंने वो पत्र लिखा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को। तो वो उसको मैं उसको चुनाव की रणनीति के नजरिए से ही देखता हूं। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति करती रही हैं, वो उनकी राजनीति बहुत कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति से आप अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें तो वो काफी मिलती जुलती है, क्योंकि ये तीनों ही नेता जमीन की राजनीति से करके और यहाँ तक पहुंचे हैं। जमीन पर लड़ने वाले जिनको स्ट्रीट फाइटर्स हम कहते हैं, वो इन तीनों में वो एक समानता है। तो और ऐसे नेताओं के साथ दिक्कत ये होती है कि या तो इनसे बड़े फाइटर आप हो तो आप इनको अपने साथ रख सकते हैं, और नहीं तो ये किसी दूसरे को साथ लेना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप शुभेंदु अधिकारी का ही उदाहरण देख लीजिए, वो क्यों छोड़ के गए? क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल रहा था टीएमसी में, और ममता बनर्जी वहां अभिषेक अपने भतीजे उनको बढ़ा रही थी। तो ये ऐसा ही बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी है। कांग्रेस ने आज क्लियर कर दिया है, रणदीप सुरजेवाला जी के बयान को आप अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और उस राष्ट्रीय पार्टी के आसपास ही एक अपोजिशन जो भी आप फ्रंट बनाना चाहें वो उसी के चारों तरफ बन सकता है, उसको अलग करके नहीं बन सकता। तो कांग्रेस क्यों अपना स्पेस छोड़ना चाहेगी? इसी तरह से दूसरी रीजनल पार्टीज का भी सवाल है। तो ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा हो सकता है, अभी जिस तरह का चुनाव बंगाल में हुआ है वो बहुत ही बिटर फाइट आप उसको कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जिस तरह से मोर्चा खोला और उसका काउंटर ममता बनर्जी ने जिस तरह से वहां दिया है, तो उनके मन में ये हो सकता है, एक भावना हो सकती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जब तक केंद्र से बाहर ना करें तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। इस तरह का कुछ एक उनके मन में हो सकता है। पर जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे राज्य की चुनौतियां उनके सामने आती जाएंगी, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए बहुत ही चुनौती वाला चुनाव था। मैं भास्कर चटर्जी के पास दोबारा जाना चाहूंगा। निर्मल जी, जो आपने बातें कही हैं उस पर मैं भास्कर जी से बात करना चाहूंगा। भास्कर जी, आपने कहा कि ममता जी को, मोदी जी को गुलदस्ता भेजना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मोदी बना ममता हो गया था। लेकिन ये 7 साल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। कोई पहली ममता जी अकेली नहीं जिन्होंने ये ख्वाब देखा कि मैं मोदी जी के बराबर आ गई हूं या फिर मैं अब सीधा नेशनल पॉलिटिक्स में आ जाऊंगी। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के यहाँ के हाफ स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यही किया था। वो बनारस में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चले गए थे, और फिर मोदी ने यहां पर यही किया। जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने उनकी यहां पर खूब सभाएं कराई, और ये मीडिया में आया कि ये मोदी बनाम केजरीवाल है। तो ये हर राज्य में करीब करीब यही बात होती आई है। भास्कर जी, देखिए, ये सही पॉइंट आपने चुना। पहला बात ये ऐसे थे, मोदी जी भी पीएम बनने के पहले 3 टाइम सीएम है, ये भूलना मत। दूसरा बात ये है, ये नेशनल पर्सपेक्टिव क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो एक मैं जोक सा पार्टी ये कहते हूं, व्हील चेयर्स टू सीएम चेयर डेफिनेटली अ वेरी बोल्ड ट्रांसग्रेशन। सेकेंडली, सक्सेस कैन बी ब्लेम्ड एंड नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। दूसरा बात ऐसे होते हैं, ये मान लीजिए दीदी ने जो हरकतें दिखाया वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। इतने भारी कैंपेन, इतने ज्यादा सारे इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट द मेजर कैबिनेट होल्डर्स
all are present in pandemic time in West Bengal. पर भास्कर तो भास्कर जी, आप तो अलावा ममता जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत करीब से आपने उनकी राजनीति को देखा होगा। ये तो उनकी ट्रेडमार्क स्टाइल है। अगर उनको इस तरह की फाइट नहीं मिले तो शायद वो उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि हमें तो इस तरह का मौका मिल ही नहीं रहा है, हमको तो बहुत आसान जीत मिल रही है। तो ये शायद एक कारण है कि ममता बनर्जी को ये मजा आता है कि इस तरह का कठिन मुकाबला हो, तो कठिन मुकाबला लड़के ही वो जीत हासिल करना चाहती है। हमारे साथ शाकिर अली जी हैं, वो जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। शाकिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। दो चीजें हैं, पहली बात तो ये है कि टीएमसी को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपको मायूस करने वाली बात लग रही होगी कि ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव हार गई है। शाकिर जी। अखिलेश जी, ऐसा होता है। जैसे खुशी तो है कि देखिए, ये जो जितने सीट टीएमसी जो आप 216 आपके सामने देख रहा हूं, तो बंगाल का यही रहा है टीएमसी का पार्टी का कि जितने सीट हैं 292, तो 292 सीट पर हमारी ममता बनर्जी ही कैंडिडेट होती है। तो अब ममता बनर्जी के नाम पर ही वोट होती है। तो आज जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं वो दीदी के नाम पर वोट मांगते हैं। अब रह गया कि शुभेंदु अधिकारी से उनका लड़ाई हुआ। दीदी पूरे बंगाल को संभाल रही थी। लास्ट 3-4 दिन चुनाव का जो है दीदी वहां समय दिए, और आपने देखा कि दीदी को किस तरह से लोग डिस्टर्ब किए। 2-2 घंटा बूथ पर उनको बैठा पड़ा, वहां का पोलिंग एजेंट को भगा दिया गया। बहुत सारी मशीनरी इस्तेमाल हुई दीदी को हराने के लिए। तो जो उसमें होता है, जैसे आप देखिए, मैंने तो इतिहास पढ़ा है कि इंदिरा गांधी जी भी रायबरेली से बहुगुना जी से हार गए थे, और बहुगुना जी को इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन हरा दिए थे 50,000 वोटों से 84 में। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं। ऐसा तो चुनाव तो खैर बड़े बड़े लोग भी हारे हैं। ये बड़े बड़े लोग हारे हैं। तो ऐसा जिसके सर पर पूरे बंगाल का अकेले दीदी बोझ लेके चल रही है पार्टी का। लेकिन शाकिर साहब सवाल ये कि ठीक है, बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं, आप कह रहे हैं कि सारी सीटों पे ममता जी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नैतिक रूप से एक सवाल तो उठता है ना कि जो आप जिनके नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वही चुनाव हार जाए, वो भी एक सीट पर, ऐसी सीट पर जहां से कि पूरा कैरियर आपका शुरू हुआ हो, इन द सेंस कि आपने लेफ्ट पार्टियों को हटाने के लिए पूरा आंदोलन जिस जगह से शुरू किया वहीं पर जाकर के आप चुनाव हार जाएं। और दूसरा सवाल ये कि भवानीपुर छोड़ के वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? अगर भवानीपुर एक सेफ सीट थी तो वहां आप नंदीग्राम में क्यों गए? और फिर अगर नंदीग्राम में मुकाबला लग रहा था कि कठिन, तो फिर किसी तीसरी सीट से चुनाव का लड़ने का फैसला क्यों नहीं किया? देखिए, कलकत्ता में टीएमसी का जो रिजल्ट आया है, देखिए ये दीदी के कलकत्ता में रहने ना रहने से ये तो फर्क पड़ता ही नहीं। वो उतना ही सीट आता अगर दीदी भवानीपुर से लड़ती तो। लेकिन पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, ये दो जो जिला है, और साथ में हावड़ा, और उसके साथ में और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो पुरुलिया, और ये कुछ जगह है। तो दीदी के नंदीग्राम में खड़ा होने से ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर में। आप देखिएगा कि पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। तो ये तो प्रभाव पड़ा है। अब दीदी एक माइनर वोट से हार गई तो ये हार जीत लगा रहता है, लेकिन ह्यूज डिफरेंस अगर जो शुभेंदु अधिकारी बोलते थे कि दीदी को 1 लाख वोट से हराएंगे, अगर सचमुच अगर ये 1 लाख वोट से दीदी हारती तो ये दीदी की जो है, मैं समझ जाता कि दीदी जनप्रिय नेत्री अब नहीं रही। तो ये जो है ये माइनर हार है, और पार्टी जो है इस पर जरूर विचार करेगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन ये कोई बड़ी चिंता की विषय नहीं है। ठीक है, ये सोल्व आउट कर लिया जाए। ठीक है। निर्मल जी, आप क्या सहमत है इस बात से कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? राजनीति में इस तरह की हार जीत चलती रहती है, चाहे 1000 वोट से आप हारें, चाहे 1 लाख वोट से हारें, लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि जिनके नाम पर आपने चुनाव लड़ा, जिनके नाम पर आपको जीत मिली, ये हर व्यक्ति मानता है कि जो तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है वो ममता जी के कारण मिली है। तो ऐसे में ममता जी अगर खुद चुनाव हारती तो एक सवाल तो बनता है। निर्मल जी, बिल्कुल। देखिए, ये सवाल इसका महत्व तो इसलिए थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि टीएमसी जो जितनी सीटें जीती है, उन्होंने अपना पिछला जो उनका रिकॉर्ड था उसको भी वो पार करने की स्थिति में है। तो उस लिहाज से, उस नजरिए से अगर आप देखें तो ये ममता बनर्जी की हार फिर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। उन्होंने जो एक फैसला किया, जब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो वो बहुत बड़ा फैसला था मेरे ख्याल से उस समय, क्योंकि जिस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जितनी
ताकत से वहां कैंपेन कर रही थी, अपना कैंपेन शुरू किया था। और ठीक चुनाव से पहले ममता बनर्जी के बहुत ही पावरफुल लीडर, और खाली शुभेंदु अधिकारी नहीं, उनके पिता, उनके भाई, एक बड़ा राजनीतिक समर्थन और राजनीतिक परिवार उनसे अलग हुआ। तो उस समय ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। और ये हिम्मत मैं फिर से कह रहा हूं, उसी तरह का नेता दिखा सकता है जो जमीन की राजनीति से ऊपर आया हुआ हो। आपको ध्यान होगा जब 2019 में नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय बहुत ये चला था कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, इन्होंने किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाई वहां से चुनाव लड़े। तो इस तरह के गट्स दिखाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए ममता बनर्जी की इस हार को, चाहे वो 10,000 से हो रही हो या 20,000 से, मैं बहुत ज्यादा उसको महत्वपूर्ण नहीं मानता, ये देखते हुए कि टीएमसी भारी सीटों के साथ वापस सत्ता में आ रही है। तो वो तो 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव लड़ेंगी और मुख्यमंत्री बन, लेकिन ये मार्जिन अगर कम होता, मान लिया बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में सीटों का फासला अगर बहुत ज्यादा नहीं होता, तब मैं मानता कि ये ममता बनर्जी की हार वाकई वो बहुत उस समय खलने वाली होती। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन इसका फायदा तो शुभेंदु अधिकारी को तो मिलेगा। कम से कम बीजेपी को एक लीडर, भास्कर चटर्जी, एक बीजेपी को एक बड़ा लीडर मिल गया। भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करेगा कि वो उनको किस तरह की जिम्मेदारी देते हैं। बिल्कुल, यही सवाल नेता बनाएगी या नहीं बनाएगी। ये सवाल भास्कर चटर्जी से मेरा है। बीजेपी के पास जो चेहरा नहीं था, कहते हैं कि ठीक है दिलीप घोष है, मुकुल रॉय है, तमाम थे, लेकिन एक जो मास लीडर था बीजेपी के पास, वो नहीं था। क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराने के बाद बीजेपी को ऐसा एक मास लीडर मिल गया है जो एक ताकतवर विपक्ष की अगुवाई वहां पर कर सके? क्योंकि अब एक ताकतवर विपक्ष भी पश्चिम बंगाल के पास होगा। आई डोंट थिंक सो, ये मेरे को लग रहा ही नहीं। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया शुभेंदु का टार्प पे, इट्स प्रैक्टिकली अ वेरी बिग पॉलिटिकल एंड बोल्ड डिसीजन। ये जब उन्होंने लिया, उसके पहले ऐसे एक माहौल था जो शुभेंदु इज ऑलमोस्ट अ डिसाइडिंग फैक्टर इन 60 सीट्स, बट जब ममता बनर्जी उनका टार्प पे पहुंच के बोल दिया जो खेला होगा, तो खेला होने का टाइम पे शुभेंदु ऑलमोस्ट वो ईस्ट मिदनापुर या पूर्व मिदनापुर में वो पूरा अटक गए जी। और दूसरा बात ऐसे है, इट क्रिएटेड अ ह्यूज एंथुसिज्म, अ पॉलिटिकल एंथुसिज्म अक्रॉस हर पॉलिटिकल पार्टी। Secondly, it's a landslide victory and a very commendable vote share. I repeat, with a very commendable vote share. It's very much interesting. It's not only from minority. Definitely the majority, a chunk of majority vote, she gained. ये भी देखना चाहिए। वुमेन वोट गेन। हमारे साथ भास्कर चटर्जी हमें बताया कि सूरज सिंह जी हैं। सूरज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं। सूरज सिंह जी, आपसे यही प्रश्न कि बीजेपी तमाम दावे करती रही, अमित शाह बोलते रहे कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में जीतेगी। तमाम जो नेता हैं आपके, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पार्टी अध्यक्ष हो, सीनियर मिनिस्टर्स हो, दूसरे राज्यों के मंत्री हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, सब आपने वहां पर झोंक दिए, लेकिन जो नतीजा आया वो आपको जाहिर सी बात है कि निराश कर रहा होगा, क्योंकि कोशिश आपने तमाम की, लेकिन फिर भी जनता ने आपको जो है रिजेक्ट कर दिया। देखिए, जो अभी तक का रिजल्ट आया है, इससे निराशा तो हमें जरूर हुई है, लेकिन निराशा इस वजह से नहीं है कि हमें कोई रिजेक्ट नहीं किया गया है। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी इतने कम वक्त में, आपने किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं देखा होगा कि इतने कम वक्त में उन्होंने इतनी अच्छे परफॉर्मेंस किया हो। हमने जब लड़ना शुरू किया, जब तृणमूल कांग्रेस के साथ हमने जो लड़ाई शुरू की और इतना अच्छा रिजल्ट आया हमारे लिए, हमारे 3 विधायक थे, आज के डेट में हमारे लगभग 80 के करीब में विधायक होने जा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में और 5 साल लड़ाई करेंगे, और हमने चुनाव में सिर्फ उन्हीं मुद्दों को सामने रखा जो बंगाल के लोगों से जुड़ा हुआ था। हमारी क्या डिमांड थी? हमने यही कहा था कि किसानों को, 74 लाख किसानों को, उनको 6,000 जो साल का जो मिलता है वो मिलना चाहिए। तो क्या गरीब किसानों के बारे में कहना, अगर ये मुद्दा नहीं होता। बिल्कुल, आपकी आवाज कट गई है, सूरज सिंह जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शाकिर अली, यही बात आपसे पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हमने तो अपने मुद्दे सामने रखे थे, हालांकि उनसे मैं पूछना चाह रहा था कि
सूरज सिंह जी, आपसे यही सवाल मैं पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि आपने अपने मुद्दे रखे, लेकिन फिर भी जो माहौल है चुनाव के दौरान हमने देखा कटुता, ध्रुवीकरण किया गया, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश तमाम नेताओं की ओर से की गई, और जो एक माहौल पश्चिम बंगाल का था उसको बिगाड़ने में भी किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव प्रचार के दौरान जो भाषा है उसके निम्न स्तर को लेकर के भी काफी चर्चाएं हुई। तो ऐसे में ये जो फैसला आज पश्चिम बंगाल की जनता का आया है, क्या आप मानते नहीं कि ये उस पॉलिसी को, उस कैंपेन को रिजेक्ट करता है? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन यही सवाल शाकिर अली आपसे, जो एक पश्चिम बंगाल की संस्कृति के बारे में कहा जाता है, ये कहा जाता है कि बंगाल आज जो सोचता है, करता है, कल पूरा भारत करता है, लेकिन वहां पर जो कटुता देखने को मिली, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान हुआ, इस सब को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या अब ये बातें थम गई हैं? क्योंकि अभी भी कुछ देर पहले ही बीजेपी ने ये दावा किया है कि कुछ जगह पर उनके जो अपने दफ्तर हैं वहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, बीजेपी का एक दफ्तर जो उसको जला दिया गया। अखिलेश जी, मैं सबसे पहले आपका ये जो चुनाव कैंपेनिंग जो हुआ उस पर मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल जवाब ले रहे थे, उसका मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो रवायत रही है, कहीं भी इलेक्शन अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो सबसे पहले उसकी जमीनी हकीकत को समझती है कि किस तरह से कौन सा वोट, कौन सा परसेंटेज में उसको आंकते हैं, और आंकने के बाद क्या करते हैं कि उसी तरह का रणनीति बना के उसके बाद उसको पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, जब दीदी चंडी पाठ करने लगी, जब दीदी दुर्गा जाप करने लगी, तो इनको जो है एतराज होने लगा कि अरे ये तो मेरा कार्ड है, ये कार्ड कैसे ये दीदी खेलने लगी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि दीदी भी चंडी पाठ वर्षों से करते आ रही है। अब रह गया सवाल कि यहाँ पर वो साबित करने चाह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, हमको 70% वोट चाहिए। ठीक है, दीदी हिंदू नहीं है, दीदी हिंदू से ज्यादा दीदी मुसलमान है। तो ये जो चुनाव का जो माहौल बना, ये जो है बंगाल कल्चर के लिए सूट नहीं किया, और ये जो टोटल कम्युनिटी है उनको ये चीज का अनुभव हो गया कि ये जो बंगाल की ये जो कैंपेनिंग है ये बता रही है कि आगे की दिशा किस तरफ तय होने जा रही है। इसलिए उन लोगों ने सब कम्युनिटी लोगों ने, आप देखिए जो 215 सीट है, 215 सीट में सिर्फ माइनॉरिटी वोट फैक्टर नहीं है, मेजोरिटी वोट भी फैक्टर है, और उसी का कारण है कि इतने बड़े संख्या में पिछले 5 साल से ज्यादा ममता बनर्जी। बिल्कुल सही बात है शाकिर साहब, जो 50% वोट मिले हैं तृणमूल कांग्रेस को, जाहिर सी बात है कि इसमें सभी तबकों का, सभी धर्मों का, सब लोगों का वोट शामिल है। तो इस तरह से जो डिवाइड किया गया ये शायद दुर्भाग्यपूर्ण था, और इसीलिए जनता ने उसको खारिज कर दिया। आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तो राज्यों का फैसला आ चुका है, हम चर्चा करें पश्चिम बंगाल के फैसले पर। हमारे साथ सूरज सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। सूरज सिंह जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि ये जो नतीजे आए हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, जाहिर सी बात है कि उसके मुताबिक नहीं है, लेकिन जो कोशिश आपने की, जिस तरह के मुद्दे आप लोगों ने उठाए, जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने आपका साथ नहीं दिया। ये जो आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि उसने राज्य का माहौल बिगाड़ा, जो चुनाव अभियान था उसके दौरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जिसके चलते गरिमा कम हुई है चुनाव प्रचार की, इन तमाम आरोपों पर अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं देर से जुड़ रहा हूं तो मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए मेरी बात को कंप्लीट करने के लिए, मेरा अनुरोध था। तृणमूल के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि ममता बनर्जी जी चंडी पाठ कर रही हैं, ममता बनर्जी जी वगैरह हिंदू धर्म का ये कर रही हैं, तो अगर ममता बनर्जी जी चंडी पाठ कर रही हैं, अगर वो कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही थी। उनको लग रहा था कि उनका हिंदू वोट घसक रहा है, इसलिए उन्होंने किया। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बुर्का पहन के उन्होंने नमाज पढ़ा, उन्होंने हिजाब पहना, तो ये तो सब कुछ हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से कि ममता बनर्जी खुद ही आकर सामने आकर पोलराइजेशन करने की चेष्टा करे, कभी हिंदू का वोट, कभी मुसलमान का वोट। हमने सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, यहाँ बेरोजगारी की जो अवस्था है, तो जय श्री राम का नारा लगा करके उनको चिढ़ाया करते थे।
आपके कार्यकर्ता जहां वो जाती थी जय नहीं, श्री राम हम का नहीं नारा लगा के उनको चिढ़ाते थे। तो अगर कोई रास्ते में अगर जय श्री राम कहता है तो वो चिढ़ाना, अगर वो गाली हो जाए तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उनको जय श्री राम का जवाब तो जय श्री राम से देना चाहिए। उनको तो कोई सलाम करता है तो उनको तो सलाम करने वालों को तो वो कहती नहीं है, चिढ़ती नहीं है, कभी गाली नहीं देती है। तो अगर कोई सलाम करता है तो उनको अच्छा लगता है, कोई जय श्री राम कहता है तो वो चिढ़ जाती है। तो ये ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो जब कहती हैं कि मुसलमानों को कहती हैं कि वो जो जे गुड़ दूध दे तार लाती खेते राजी, मतलब जो गाय दूध देती है हम उसका लात भी खाने के लिए तैयार हैं। आपके यहाँ हावड़ा में प्रशासन को जो अब है ये अब पुलिस सुंदर सिंह जी, वहां अब इन पर बातों का क्या मतलब है? अब तो चुनाव खत्म हो गया, जनता ने नहीं, अपना फैसला दे दिया है। बीजेपी को जो है पिछली बार लोकसभा में जो वोट मिला था आपको उससे भी कम वोट मिला, तो ये दिखाता है कि जनता ने आपके मुद्दों को स्वीकार नहीं किया है। हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हमने जिस तरह से हमने लड़ाई की थी, हमें जनता की तरफ से वो आशीर्वाद हमें उतना नहीं मिला, लेकिन हम विपक्ष के रूप में, मजबूत विपक्ष के रूप में आने वाले 5 साल तक हम बंगाल के लोगों के लिए और बंगाल की जनता के लिए और बंगाल के कृषक और यहाँ के जो बेरोजगार हैं, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम लड़ाई करेंगे। और जिस प्रकार से हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ाई की है, 200 कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत दी है, पेड़ पे झुला दिया गया है हमारे कार्यकर्ताओं को गोली बम से मार के उड़ा दिया गया है। ये देखा, ये जो मॉडल है, ये मुद्दा जो है, इस पर मैं शाकिर अली के पास आना चाहूंगा। शाकिर अली साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछा था ब्रेक में जाने से पहले भी कि बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि आज जैसे ही परिणाम आए हैं, राज्य में कई जगहों पर या तो उनके दफ्तरों में आग लगा दी गई या जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी पिटाई कर दी गई। अभी मैं बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको सुन रहा था, जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो अराजकता हो रही है पश्चिम बंगाल में, इस पर ममता बनर्जी को रोक लगानी चाहिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है या बीजेपी के दफ्तरों को जलाया जा रहा है। शाकिर अली साहब। अखिलेश जी, पहले जो ये दफ्तर जलाने का घटना हुआ वो आरामबाग विधानसभा और लोकसभा भी हुआ आरामबाग। वो संसदीय क्षेत्र हमारी वाइफ का संसदीय क्षेत्र है। मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बात बताता हूं कि देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ी उसमें टीएमसी 294 सीट पर से 294 सीट पर 150 सीट भारतीय जनता पार्टी जो टिकट दिया वो टीएमसी से आए हुए लोगों को, जो 2 दिन पहले आए, 4 दिन पहले आए, महीना भर पहले आए, 6 महीना पहले आए, उनको टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद में जब ये परिणाम आया और वो लोग जो नए लोग थे वो लोग पार्टी ऑफिस दखल करके बैठ गए और पुराने लोग जो है वो पार्टी ऑफिस के बाहर चले गए, क्योंकि उनका सब कुछ हो गया। अब जो है जब वो चुनाव हारे हैं तो ये उनका आपसी दंगल भी हो रहा है, इसको भी इंक्वायरी का विषय है। आप मीडिया पर अगर ये चीज की अगर सामने कुछ आती है तो हम संग संग इसको डिसीजन नहीं सुना सकते हैं कि ये तृणमूल ने ऐसा किया है या सीपीएम ने ऐसा किया है या किसने ऐसा किया है। थोड़ा इस पे इंक्वायरी का विषय है। ठीक है, मैं भास्कर चटर्जी को इस पे लाना चाहूंगा। भास्कर जी, हमने देखा कि चुनाव अभियान के दौरान भी, प्रचार के दौरान भी हिंसा के मामले हुए थे। बम कहीं फेंके जा रहे हैं, कहीं पर गोली मारी जा रही है, कहीं पर कुछ किया जा रहा है, कहीं पर कुछ किया जा रहा है। और अब नतीजे आने के बाद भी जिस तरह की ये हिंसा की शिकायत आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ना, पहले हम ये कहना चाहते हैं, जो मान लीजिए ये जो हुआ हिंसा का एनी चीज, ये कंडेमेबल है। पहले तो इसको कंडेम करो। जितने पॉलिटिकल पार्टी को लीडर लोग हैं सबको ये रोकना चाहिए, बिकॉज सिर्फ ये हिंसा का बात है नहीं, ये हिंसा करने वाला लोग रास्ते पे शामिल हुआ। अभी कोरोना चल रही है भयाल प्रकोप से, ये दिखना चाहिए फर्स्ट। सेकेंडली, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर किसका जिम्मेदारी? चुनाव आयोग किसका जिम्मेदारी है? अभी तो वो दिखना चाहिए। दे शुड टेक देयर लायबिलिटी फर्स्ट। दे शुड टेक देयर लायबिलिटी फर्स्ट। हु इज द लायबल? वेयर इज द सेंट्रल फोर्स नाउ? ठीक है, मैं आपको अभी एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, नतीजे जो आए उस पर उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बधाई दी है ममता दीदी को तृणमूल कांग्रेस की जीत के लिए पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा है कि केंद्र जितना भी संभव समर्थन होगा पश्चिम बंगाल सरकार को लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए और कोविड की लड़ाई से लड़ने के लिए वो पूरा सहयोग केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को देगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है। निर्मल जी, ये एक परंपरा है वैसे, जब परिणाम आते हैं तो प्रधानमंत्री या तो फोन करके बधाई देते हैं
या फिर ट्वीट करते हैं, तो ये ट्वीट तो आ गया है। अब आपको लगता है कि जो कटुता हुई थी निर्मल जी, एक बहुत जबरदस्त कटुता हमने देखी है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, लगातार आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, तो इसको आपको लगता है कि अब माहौल सुधरेगा या आने वाले वक्त में और ज्यादा खराब होगा? क्योंकि जो ममता बनर्जी की अपनी एक महत्वाकांक्षा है वो भी एक अपनी जगह पर है। देखिए, ये आपने वो सही कहा कि ये तो परंपरा है, प्रधानमंत्री को उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना ही चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनको बधाई दे चुके हैं पहले भी, और केंद्र और राज्य में अगर सहयोग नहीं होगा तो कोई भी केंद्र को भी उसमें परेशानी होगी और राज्य को भी परेशानी होगी। कोई राज्य एक पिछड़ा रह जाए तो उससे केंद्र पर भी असर पड़ता है, पूरे देश की स्थिति पर उससे असर पड़ता है। तो इसलिए केंद्र चाहेगा कि पश्चिम बंगाल के साथ रिश्ते ठीक ठाक रहें, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब 3 साल के बाद लोकसभा के चुनाव फिर से आने वाले हैं, और इस बीच में अभी जिस तरह का ये चुनाव लड़ा गया, जिस कटुतापूर्ण माहौल में ये चुनाव लड़ा गया, उस पे भी संबंध सामान्य बनाने में कुछ समय तो जरूर लगेगा। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में दोनों के हमारी व्यवस्था इस तरह की है, जिस संसदीय व्यवस्था में हम चल रहे हैं, हम हैं, उसमें दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। तो इसलिए दोनों को ही मजबूरी में ही सही, लेकिन सहयोग तो दोनों को करना पड़ेगा। और ममता बनर्जी भी अब, क्योंकि पिछले 10 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और उनमें भी जो शासन चलाने के तौर तरीके वगैरह हैं, उनको पता है कि केंद्र से कितना उनको सहयोग मिल सकता है और उस सहयोग से किस तरह का फायदा उनको मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से वो भी इन चीजों को ध्यान में रखेंगी। पर इसके बावजूद एक चीज हमको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ममता बनर्जी भी उसी तरह की राजनीति करती हैं जिसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ उनको चाहिए होता है। तो उसमें किसी तरह की किसी को भी गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि वो किस लेवल पे जाके और कहाँ वो बिल्कुल लोकतांत्रिक हो जाएंगी और कहाँ वो तानाशाह हो जाएंगी। बिल्कुल, उन्होंने आगे भी लिखा है निर्मल जी, प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया है उसमें आगे ये आया है कि मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बीजेपी को आशीर्वाद दिया। कहा है कि बहुत ही छोटी बीजेपी की मौजूदगी पश्चिम बंगाल में थी, लेकिन आज उनकी ताकत काफ़ी बढ़ गई है और जो सारे कार्यकर्ता हैं उनको भी चुनाव में सहयोग देने के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है। तो ये प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट आया है पश्चिम बंगाल परिणाम को लेकर के। शाकिर अली जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कटुता को लेकर के, बिटरनेस पश्चिम बंगाल केंद्र के बीच में, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, नरेंद्र मोदी अमित शाह का इस्तीफा वो मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यशवंत सिन्हा आपके आए हैं, वो लगातार हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा मांगते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? आपको लगता है कि ये आने वाले वक्त में रिश्तों पर असर पड़ेगा या फिर सुधरेंगे? क्योंकि एक बड़ी लड़ाई भी लड़नी है कोरोना बीमारी से। बस अखिलेश भाई, मैं इसी पॉइंट पर आना चाहता था कि देखिए, अभी देश में सबसे बड़ी लड़ाई है कोरोना, और आप नहीं, ये पूरा देश जानता है कि ये पहले जो 2019 में जब 20 में जब कोरोना का हुआ तो उसमें ये व्यस्त हो गए थे मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस का गिराने के चक्कर में। बात को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद उस टाइम में लोकसभा भी चल रहा था और तमाम अपोजिशन पार्टियां बोल रहे थे कि लोकसभा आप बंद करिए, लेकिन वो लोकसभा भी चलाना चाहते थे, उधर मध्य प्रदेश की सरकार को भी गिराना चाहते थे। और 2021 में आइए, 5 राज्यों को चुनाव के लिए, सत्ता के लिए देश को ऐसे जगह धकेल दिए हैं कि कोरोना के ऊपर ये जो महामारी है, इनके पहले इनका कोई प्लानिंग नहीं था और ये भूल गए थे कि सेकेंड अटैक होने वाला है, लेकिन इनको इंटीमेट मिल गया था कि सेकेंड ये जो इनका हमला होगा कोरोना का बहुत तेजी और बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा क्योंकि आधिकारिक ऐलान चुनाव आयोग की ओर से हो गया है। 1736 वोटों से ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। ये शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वहां से विजयी घोषित कर दिए गए हैं। ये चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक ऐलान किया गया है कि 1736 वोटों से ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं, सूरज सिंह जी। सूरज सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा नंदीग्राम का जो परिणाम आया इस पर, क्या इससे आपको थोड़ा सा मरहम लगेगा? आपका जो जख्म हुआ है बीजेपी का कितना बड़ा, जो आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद आपको जीत नहीं मिली है, लेकिन नंदीग्राम की जीत से थोड़ा बहुत मरहम आपको लगेगा?
देखिए, नंदीग्राम जो है, नंदीग्राम में जिस प्रकार से वहां पर अधिकारी परिवारों का जिस प्रकार से वहां पे उनकी जो पकड़ है, उस पकड़ के वजह से आज वहां पे अपनी जो है। सूरज सिंह जी की आवाज फिर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी गड़बड़ आ रही है। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर, चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है कि 1736 वोटों से ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। भास्कर चटर्जी, आप प्रोग्राम की शुरुआत में कह रहे थे कि शायद अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अब आधिकारिक घोषणा हो गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस परिणाम को कि ममता बनर्जी राज्य में तो जीत गई लेकिन नंदीग्राम से चुनाव हार गई? भास्कर चटर्जी। नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन बोल दिया कि ममता बनर्जी हार गई है। 1736 वोट पे उन्होंने हार गई। ये दिखना है जी। इसके अलावा इसके ये घोषणा के बाद, ये इलेक्शन कमीशन का फाइनल अनाउंसमेंट के बाद ये ममता बनर्जी इसके ऊपर क्या करेंगे। लेकिन उनका पास जो डिसाइसिव मैंडेट है, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ये कोई बात है नहीं। लेकिन ममता बनर्जी खुद ये फाइट पे नंदीग्राम पे हार गए, इसके एक दूसरा नैरेटिव भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन वो अभी इतने इंपॉर्टेंट, मेरे जो ख्याल लग रही है, इतने इंपॉर्टेंट होगा नहीं। लेकिन भास्कर जी ये कहा जा रहा है कि एक बात जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान बार बार कही कि ममता बनर्जी की तो नजरें दिल्ली पर हैं, वो यहां पर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। तो क्या ये हो सकता है क्या कि ममता बनर्जी खुद चुनाव हारी है तो वो मुख्यमंत्री ना बने और उनकी जगह अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया? नॉट रियली। ऐसे मेरे को ऐसे लग रहा ही नहीं। ममता बनर्जी खुद ही सीएम बनेंगे, ऐसे बात नहीं। एंड अभिषेक बनर्जी स्टिल ही इज एन एमपी। वो तो ये चुनाव लड़ा ही नहीं, वो तो अलग बात है। ठीक है, ये जो दीदी भाईपो, पीसी भाईपो, ये जो नैरेटिव, वो तो जब चुनाव खत्म हो गया, मान लीजिए वो भी खत्म हो गया। ये जो परसेप्शन एक माहौल पैदा करना चाहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ माहौल पैदा करना चाहते हैं, इससे अलावा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं। लेकिन वन थिंग इट शुड बी क्लियर, अभी ये जो पैंडेमिक चल रही है, ये पैंडेमिक सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी का मामला है ही नहीं, सिर्फ कोई रिच एंड पुअर, ये कोई रिलीजियस बाइगोट्री के समस्या है ही नहीं। कोविड हर कोई पहचानते हैं, कोविड कोई किसी को साथ कोई डिस्क्रिमिनेशनरी मेथड पे जाते नहीं। इसको कैसे संभाल देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 8 फेज इलेक्शन देयर मे बी अ ह्यूज सर्ज ऑफ कोविड इन वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी के लिए ये एक टफेस्ट चैलेंज है, और उसी टाइम ये देखना है सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कैसे हेल्प करते हैं। ये भी बंगाल का जनता जरूर दिखेंगे, क्योंकि ये जो कोविड चल रही है, यूपी का हालत क्या है, गुजरात का हालत क्या है, बिहार का हालत क्या है, दिल्ली का हालत क्या है। मैं बहुत साल दिल्ली पे रहते हूं, हम जानते हैं जी। ठीक, जो ये क्या है अभी चल रही है, तमाम इंडिया जानते हैं। ठीक है भास्कर जी, मैं आपको भी रोकूंगा क्योंकि एक ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि जो सबसे कठिन मुकाबला माना जा रहा था, सबसे दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा था इस पूरे चुनाव में, नंदीग्राम का, वहां का आधिकारिक परिणाम आ चुका है। 1736 वोटों से ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। ये चुनाव आयोग की ओर से जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उन्होंने ऐलान किया है। इसका क्या मतलब है, ये आगे भी हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। तो राज्यों का फैसला आ चुका है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को सत्ता में पहुंचाया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की जीत के जश्न में थोड़ा खलल जरूर आया है, क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई। लेकिन फिर भी उनकी पार्टी का कहना है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनता ने समर्थन दिया है। सारी सीटों पर ममता बनर्जी ही चुनाव लड़ रही थी, इसलिए एक सीट पर हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में वो किसी भी दूसरी सीट से चुनाव जीत करके आ जाएंगी, मुख्यमंत्री वही बनेगी। शाकिर अली, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विमल पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, भास्कर चटर्जी, वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। शाकिर अली जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आप ही थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कई
बड़ी संख्या में आपकी पार्टी से लोग जो है वो बीजेपी की तरफ गए थे। तो क्या पार्टी के अंदर कोई मंथन है इस बात को लेकर के कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग चले गए, और आने वाले वक्त में ऐसा ना हो इसके लिए अब आप लोग क्या कदम उठाओगे? देखिए अखिलेश जी, मैं तो तृणमूल का एक कार्यकर्ता हूं और मेरी व्यक्तिगत राय भी कुछ हो सकती है। देखिए दीदी का मैं थोड़ा सा, हमारे पास के जो प्रवक्ता है, मैं एक यूथ के नाते मैं अपना व्यू रखना चाहता हूं कि दीदी को अभी जरूरत है देश को, क्योंकि आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रही है, लेकिन उनके सामने एक तगड़ा ऑपोजिशन का जो जरूरत है, हम लोग उसको अगर इंप्लीमेंट करना चाहे तो दीदी को दिल्ली की तरफ ले जाना चाहिए। और देखिए दीदी का जब पैर में चोट आया था तो दीदी हमेशा जितने सीट है सब सीट पर चुनाव प्रचार करती है, 294 पर करती है, जैसे इस बार 292 पे हुआ चुनाव हुआ, लेकिन दीदी कितना सभा की, 130 की, क्योंकि पैर में चोट लगने के कारण उतना नहीं कर पाई। लेकिन बाकी सीटों पर जो है अभिषेक बनर्जी ने पूरा प्रचार कैंपेनिंग चलाया, और जहां जहां अभिषेक बनर्जी चलाए वहां से भी तृणमूल के कैंडिडेट जीत के आए, और दीदी जहां जहां चलाए वहां से भी जीत के चलाए। तो हमें लगता है कि सेकेंड जनरेशन के तौर पर जो है अभिषेक जी को आगे लाना चाहिए, और दीदी को दिल्ली के लिए रवाना होना चाहिए कि हम लोग दिल्ली के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर दिल्ली को प्रोजेक्ट करें। ये आप और मैं बड़ी बात कह रहे हैं, आप तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपकी ओर से बयान एनडीटीवी पर आ रहा है, ये एक बड़ी खबर है, हेडलाइन है कि आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो दूसरी पीढ़ी के हैं अब उनको कमान संभालनी चाहिए, ममता बनर्जी को दिल्ली की ओर कूच करना चाहिए क्योंकि यहां पर विपक्ष है ही नहीं। ये बात भी शायद राहुल गांधी को, कांग्रेस को पसंद नहीं आएगी, लेकिन क्या ये मान करके चलें शाकिर साहब की ये पार्टी के अंदर सोच है कि अब चूंकि 2 टर्म ममता बनर्जी के हो गए हैं, विपक्ष यहां पर, आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बिल्कुल मूर्छित है, यहां पर विपक्ष का कोई नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, केरल में चुनाव हार गई, असम में चुनाव हार गई, पुडुचेरी में वो चुनाव हार गए, तमिलनाडु में बड़ी मुश्किल से वो पूछ पकड़ के डीएमके के सत्ता में आए हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि अब पूरी तरह से स्टेज तैयार है यहां पर ममता बनर्जी की एंट्री के लिए? अखिलेश जी देखिए, ये चुनाव के दरमियान शरद पवार जी से लगातार दीदी का बात होता था, स्टालिन जी से लगातार बात होता था, केजरीवाल जी से लगातार बात होता था, बिहार के तेजस्वी यादव से बात होता था, अखिलेश जी से बात होता था दीदी का, मैं सब जानता हूं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जो दीदी देखिए, दीदी सेंट्रल में बहुत दिनों तक कैबिनेट मंत्री रही, रेलवे के 2 बार मंत्री रही, स्पोर्ट्स मंत्री रही, कोयला मंत्री रही, बहुत बार मंत्री रह चुकी है, और उनको जो है सेंट्रल पॉलिटिक्स करने का पूरा कंप्लीट उनके पास में प्लानिंग है, दीदी का प्लानिंग है। लेकिन दीदी क्या है कि दीदी अकेले यहाँ पड़ जाती है, लेकिन हमारे पास, हमको जो लगता है और हमारे दिखेगा कि हमारी पार्टी के अंदर ये जो बात है, और मैं पार्टी के अंदर भी ये विचारधारा मैं रखूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये समय आ गया। ठीक है, निर्मल पाठक जी आपने सुना, निर्मल जी आप सुन रहे होंगे, शाकिर साहब बोल रहे हैं कि वक्त आ गया है कि दूसरी पीढ़ी कमान संभाले, ममता बनर्जी दिल्ली के लिए कूच करे। आप कुछ देर पहले आपसे इसी बात पर चर्चा हो रही थी, आप कह रहे थे कि रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो भी होगा, लेकिन एक जो ध्रुव है विपक्षी एकता का वो तो कांग्रेस पार्टी रहेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, या तो ममता जी रहेंगी या कांग्रेस पार्टी रहेगी। तीसरी बात यह है कि अगर आप लोकसभा के आंकड़े देखें तो नंबर 3 पे तो इनकी पार्टी ही आती है, तो ऐसे में फिर क्या होगा? आपको टकराव लग रहा है या सामंजस्य दिखेगा ये कांग्रेस में और तृणमूल कांग्रेस के बीच में? नहीं, देखिए अभी तुरंत तो इस बारे में मेरे ख्याल से जो शाकिर साहब कह रहे हैं वो एक पार्टी में सोच भी हो सकती है, और हो सकता है तृणमूल की आधिकारिक सोच भी हो कि उनको अभिषेक बनर्जी को, अब ममता बनर्जी को कमान संभालनी चाहिए, और मुझे लगता है वो एक सही भी होगा। पर ममता बनर्जी अभी उस तरह का रिस्क उठाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। वो अभी उनके पास समय भी है 2 साल का कम से कम, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 3 साल का समय है। वो आखिरी 1 साल अगर पहले भी उसके लिए अपने को तैयार करती हैं तो भी वो 2 साल अभी मुख्यमंत्री वहां खुद रहना चाहेंगे, और उसके बाद शायद अभिषेक बनर्जी के लिए फिर वो समर्थन जुटाएं या एक माहौल बनाएं उस तरह का तृणमूल में, फिर उनको कमान सौंप सकती हैं। और वो ठीक, मेरे ख्याल से तृणमूल के लिए भी ठीक होगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को आना चाहिए। ममता बनर्जी खुद अब 65 साल की हो चुकी हैं,
तो अगर तृणमूल को और लंबा चलना है तो एक उसको लीडरशिप, एक सक्सेशन वहां ठीक है, लेकिन प्लान भास्कर क्लियर होना चाहिए। भास्कर जी, ये सवाल आपसे है, क्या तृणमूल कांग्रेस के पास है? वो क्षमता है, संगठन की वो क्षमता है कि वो दूसरे राज्यों में विस्तार कर सके? क्योंकि हमने देखा था कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जब वो गए चुनाव लड़ने के लिए, उनको वहां पर सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने हाथ फैलाने की कोशिश की, यहां पर भी उनको सफलता नहीं मिली। और क्या ममता बनर्जी एक ऐसा नाम है जिस पर बाकी विपक्षी पार्टियों के नेता तैयार हो जाएंगे? क्या स्टालिन तैयार हो जाएंगे? क्या अखिलेश यादव तैयार हो जाएंगे? तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये क्या सब लोग इनके नाम पर तैयार हो सकते हैं? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, इट्स प्रीमैच्योर्ड एंड रियली टू अर्ली। अभी तो उन्होंने कहा, टीएमसी के नेता प्रवक्ता बोल रहे हैं, कहां प्रीमैच्योर है सर? देखिए, ये तो टीएमसी का नेता जो भी बोलेंगे उसका कुछ कंपल्शन और उसका दिल में जो विजडम होते हैं उसका बहिर्प्रकाश होते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, एक बात ये सही है, ममता बनर्जी को नेशनल पॉलिटिक्स में कितना सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो 24 पे ही समझ जाएंगे। बहुत अभी उसमें समय है, जैसा निर्मल जी ने कहा है कि 3 साल का वक्त अभी बाकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शाकिर साहब, निर्मल जी और भास्कर चटर्जी, एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि इन परिणामों का क्या मतलब है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या असर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को बधाई दी है जीत के लिए, टीएमसी को बधाई दी है। उधर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव में जीत पर ममता बनर्जी को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी सक्षम विपक्ष की भूमिका निभाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अराजकता का माहौल इस नतीजे के आने के बाद बंगाल में बन रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीजेपी दफ्तर की है, जहां पर कि इसमें आग लगा दी गई। वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और ममता जी, आपको बधाई देते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में सदन में रचनात्मक, जहां पर भी आवश्यकता होगी विकास में, हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही निवेदन भी है कि प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल बन गया है, हमारे कार्यालयों को आग लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को घर में पथराव किया जा रहा है, महिलाओं की पिटाई की जा रही है। कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। एक बार फिर से ममता जी, आपको और आपकी पार्टी को बधाई है।